बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने एक पुरफिजा से मकाम पे जो दायरे के अंदर चार सड़कों के बीच में है और साथ ही इसके पुलिस स्टेशन भी है। बस किसी के जाने के बाद हमें आइन के मुताबिक शाम को वॉक का भी टाइम मिल गया है, बाहर बैठने का भी टाइम मिल गया है। हाँ जी, ये अलग बात है कि वो सीट के पीछे सर छुपा के निकल रहे हैं। वो थोड़ा अफसोसनाक है, उनको सर नहीं छुपाना चाहिए था। हाँ, मंसूर अली साहब ने ठीक ही कहा था, रेत में सर दिया था, उन्होंने प्रैक्टिकल दिखा दिया, ऐसे देते। नहीं यार, थोड़ा लिहाज करो यार, मतलब बाहर आले थोड़ा सा छोड़ो, बड़ा समझ के जाने दें यार। नहीं, मेरी बात उम्र में बड़ा समझ के जाने। मुझे एक बात बताएं, वहाँ पुलिस मौजूद थी, उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी। अगर कोई इलीगल काम होता वो कार्रवाई करते? नहीं, वहाँ पे अलो है, वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला इस हद तक देते हैं वो। इसलिए देखें, वहाँ पर कई बार ना हमारे जो जज्बात मजरू होते हैं कई मामलात पर, जो वेस्ट में होता है, यूरोप में होता है, फ्रांस में होता है, वहाँ बाज़ दफ़ा ना वो आज़ादी इज़हार राय इतना इस हद तक देते हैं कि बाज़ कम्युनिटीज़ को भी तकलीफ पहुँच जाती है। लेकिन ये वहाँ पर है, और वैसे जो प्रोटेस्ट करना वहाँ पे उसको कभी भी रोका नहीं जाता। आपको कभी वहाँ पर ये मनाजर नहीं मिलेंगे कि कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ठीक है जी। और इसराइल के खिलाफ हो, नहीं, क्योंकि गजा की हक में इसराइल के खिलाफ जहाँ भी मुजाहरा करें वहाँ फेंटी लगती है, वो लगती है, उसके अलावा नहीं लगती। बिल्कुल। बाकी यूएन में हर मुल्क का सरबराह यूएन इजलास में जाता है, खिताब करता है, यूएन की बिल्डिंग के बाहर एहतजाज हो रहा होता है, लेकिन आज तक किसी को रोका नहीं गया। गजा के हक में, फ़लस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में दुनिया के किसी कोने में करें बहुत फेंटियाँ पड़ती हैं, गिरफ्तारियाँ। यूके में ये है कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो कह सकते हैं, ठीक है, आप उसे टच नहीं कर सकते। पुलिस जो होती है ना, वो अगर टच करे, आप देखें एवन फील्ड में क्या होता है, पाकिस्तान में इस तरह का हो रहा हो तो बुरा हालात हो जाए ना, ज़रा पुलिस कार्रवाइयाँ सारा कुछ हो जाए। वहाँ एवन फील्ड में आम लोग भी रहते हैं, वो कहते भी होंगे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ रोज़ क्या मजमा लगा हुआ है, लेकिन सर नहीं, वहाँ पे उन्होंने उसको भी फ्रीडम दिया हुआ है कि वो आगे बोल भी रहे हैं। फिर वो बाकी लोग ये भी नहीं कह सकते अच्छा जिस फैमिली की वजह से यहाँ है उसको निकाल दो, ठीक है, उसका भी राइट है, वो रह सकता है, अपनी प्रॉपर्टी में रह रहा है, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हर बंदे को उन्होंने इस तरह दिया हुआ है। तो यूके में ये लोग जो है ना बोलते हैं, वो कहते हैं, अगरचे पाकिस्तान में कहा गया जी कि उनके सारों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, उनके नाम पता नहीं किस किस में डाले जाएंगे, पाकिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो सकती है, पासपोर्ट और आईडी कार्ड मंसूख होंगे, एफआईआर होगी। वहाँ पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि वो हाथापाई नहीं करेंगे। हाथापाई करेंगे, किसी को टच करेंगे, अगर वो गाड़ी पर कोई पत्थर मार दे या कोई चीज़ उठा के फेंक दे तो बंदा फिर अरेस्ट हो जाता, फिर वहाँ पे फिर आप इसे छुड़ा भी नहीं सकते, फिर तो छुड़ा भी नहीं सकते, फिर आप छुड़ा भी नहीं सकते। वहाँ का ये कानून है, तो उसका वो फ़ायदा जो है ना वो उठा रहे हैं प्रोटेस्टर्स, और वो वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिल की बात बताऊँ, देखें, आप हर बंदे के पास आज ना पावर है कि वो सोशल मीडिया पे लिख सकता है, वो डिसएग्री कर सकता है किसी के साथ। कानून में कहाँ लिखा हुआ है आप दिल की बातें जो है ना दिल की बातों में चलेंगे? नहीं, दिल की बातें लिख सकता है। मैंने कहा इजहार का आज कई तरीके हैं, बजाय इसके कि जाके हुल्लड़बाजी करना या एक ऐसे। देखिए सर, मेरी बात सुने, ये तो आईन के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें। अगर कोई समझता है टेक्स्ट पे चलना, अगर कोई समझता है हमने टेक्स्ट पे चलना, टेक्स्ट में इजाजत है या नहीं है ना, मैं आपको है इजाजत है, वहाँ प्रोटेस्ट की है तो छोड़ देना, फिर किस लिए बात कर रहे हैं? अब तो जरा करनी पड़ रही है आपसे सच निकलवाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चूंकि उनको एहसास हो चुका होगा कि हर चीज़ इतनी टेक्निकलिटी नहीं देखनी, आपको लगता है इतनी जल्दी हो गया मामला देखने होते हैं, नहीं हो जाता है, वो अभी से था। वो एहसास माने ना माने वो अलग बात है। वो उनको 13 जनवरी को फैसला देने के बाद 25 जनवरी तक हो चुका हुआ था। जो उन्होंने 25 जनवरी को डिटेल जजमेंट में नीचे जाके एक पैराग्राफ ऐड किया था ना कि पीटीआई से बल्ला किसने छीना, वो बोल रहा था कि इनको एहसास है। वो अब जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे थे, बर्डन अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी जानिब शिफ्ट कर रहे थे। अगर एहसास हो गया तो रिव्यू में नजर आ जाता है। नहीं, रिव्यू में देखें वो किसी ने आगे आर्गूमेंट से नहीं किए, कुछ भी नहीं। अब वो एक चीज़ खुद कह सकते थे ना कि यार मैं कह रहा हूँ हमसे गलती होगी, आप हमें बताएं, हम उसको ठीक कर देते हैं। देखें, जरूरी तो नहीं कि वो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड ही कहें ना, कहीं ना, जो दूसरों से कहते हैं रिकॉर्ड पे लाएं हर चीज़, ठीक है, क्यों नहीं कहते? जरूरी नहीं हर चीज़ रिकॉर्ड पर ही कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ये अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास ज़्यादा होता जाएगा। क्यों एहसास होता जाएगा? क्योंकि वो जो जिस लिफाफे में उसे लपेटना चाह रहे हैं ना 13 जनवरी को, वो उसमें लिपटेगा नहीं। वो लपेटना ये चाह रहे हैं कि जस्ट एक केस था, मैंने उसका कानून और आइन के मुताबिक फैसला दे दिया और पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए हुए थे, या पीटीआई के इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। ये तो कहते हैं कराए नहीं थे,
छोड़ें, इस दोनों चीज़ों को रहने दें, मैं कहता दोनों में से एक है। मसला ये है ना, इस 13 जनवरी की मुकम्मल डेफिनेशन में कर करके गला बैठ गया मेरा। 13 जनवरी की मुकम्मल डेफिनेशन ये है सर कि 13 जनवरी 2024 पाकिस्तान में सियासी जमातों के पास, उम्मीदवारों के पास कागजात नामजदगी जमा करा के इलेक्शन सिंबल लेने का आखिरी दिन था। यस। और 13 जनवरी को हफ्ता था, छुट्टी का दिन था। यस। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट नहीं लगती, ओपन कोर्ट में समातें नहीं करती। 56,000 केसेस और भी पेंडिंग थे। काजी साहब ने उसमें से ढूंढ के पीटीआई वाली फाइल निकाली, पूरा दिन उम्मीदवारों को परेशान रखा कि हमने जाके अपनी पार्टी का टिकट जमा करवाना है या नहीं करवाना। रात 12 बजे तक अदालत लगाए रखी। टाइम जब इलेक्शन कमीशन से ख़त्म हो गया, उसके बाद इन्होंने उनका बल्ला भी छीन लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रदम करार दे दिए, और उसके बाद पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये जो अब रिव्यू में बैठ के पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी ना, कि उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आप इस दौरान दोबारा इंट्रा पार्टी करवा के भी वो सिंबल नहीं ले सकते थे। सर 13 जनवरी आखिरी तारीख थी जिस दिन आपने छुट्टी के दिन अदालत लगाई हुई थी माय लॉर्ड। ये है पूरी डेफिनेशन 13 जनवरी की। इसको कभी ये आहिस्ता से ना कह दिया करें आप कि बल्ला छीन लिया था और फैसला दे दिया था। नो, छुट्टी वाले दिन, कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी दिन रात 12 बजे टाइम खत्म होने के वक्त तक अदालत लगा के पीटीआई को हक से महरूम किया था। ये मुकम्मल डेफिनेशन है। फिर इसीलिए मुंह छुपाने पड़ते हैं ना जी, छुपाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुकम्मल डेफिनेशन के ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं हो सकता सर। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो जिस शापर में लपेटना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है शापर में लपेटना नहीं चाह रहे, वो शापर डबल करना चाह रहे हैं। नहीं, वो शापर डबल ट्रिपल सारी जिंदगी उसके ऊपर शापर चलाते हैं, नहीं चढ़ेगा। देखिए वो उनका कसूर है, लेकिन उनको आप हिस्ट्री की किताबों तक रहने दीजिए। हिस्ट्री बहुत जालिम है। ज़रूरी नहीं होता आप किसी के मुँह पर जाके उसके साथ बदअखलाकी से पेश हैं तो ही ये मामला हो। छोड़ें, कई चीज़ें जो होती है ना, वो आप हिस्ट्री लिखे, हर बंदा लिखेगा, लिखी जाएगी। हर बंदे के पास सोशल मीडिया टूल है। गाली गलौज किए बगैर आप, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया पूरे इवेंट को, कोई गाली दी है, लेकिन क्या ये डेफिनेशन काजी साहब फेस कर सकते हैं आज? हम इतनी भी जब भी कहते थे वो कहते थे गालियां निकालते। ठीक है, हमने पहले हिस्ट्री में कर सकेंगे 13 जनवरी की जो डेफिनेशन फैक्ट बेस मैंने की है, इसका उनके पास क्या जवाब है? नहीं जवाब उनके पास। सर आखिरी दिन था सर। एक आप अब कहते हैं ना जी कि ये बल्ले का केस नहीं था, तो आप रहने देते, आप उसमें डेट डालते, नोटिस करते। आपसे सिर्फ एक दिन का इल्तवा मांगा हामिद खान ने कि मुझे मंडे तक टाइम दें, तो आपने कहा नहीं। फिर मैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करूंगा, फिर मंडे तक टाइम दूंगा। मंडे तक आपसे फैसला सिर्फ ये था, बल्ला नहीं। हामिद खान साहब आप पर एहसान कर रहे थे, आप मंडे तक उन्हें टाइम देते, पता है क्या होता? सैटरडे को बल्ला मौजूद था पीटीआई का, वो जमा करा देते। आप बाद में अगर मंडे को केस सुन के डिसाइड कर भी देते ना, तो जस्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस होता, बल्ला उनके पास होता। जो आप कह रहे हैं ना जस्ट इंट्रा पार्टी, वो हामिद खान साहब ने आपको प्लेट में रख के मौका दिया था कि सर खुद को बचा लें। और अगर जस्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही था तो आपने 25 को क्यों पूरा पैराग्राफ लिखा कि बल्ला किसने छीना? जी कहते हैं आप ना शामिल करते। अच्छा नाज़रीन, आगे आते हैं, अगली स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सुहेल साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी धांसू किस्म की हियरिंग हुई है। आज़म स्वाति का ये रिमांड का केस था, जिसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल सनाजुल करनैन साहब के हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी हैं। और साइफ़र भी उन्होंने ही किया था, साइफ़र के स्पेशल कोर्ट के भी जज यही थे। और जो इस्लामाबाद जलसा हुआ था, इसमें शेब शाहीन के से पिस्तौल भी बरामद हुई और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने करने का कहा था, वो सारे रिमांड भी 8-8 दिन की इन्होंने दिए थे, जो सस्टेन नहीं कर सके, फौरी तौर पे ही हाई कोर्ट से फारिग हो गए थे। सुहेल साहब ज़रा तफसील बताएं, उसकी क्या मामलात हुए थे? आज़म स्वाति साहब को इन्होंने बार बार रिमांड दिया था। उसके बाद इन्होंने साइफ़र का केस चलाया, जिसमें बार बार हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि यार आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फेयर ट्रायल की, ये फिर भी बाज नहीं आए, ये अब भी इसी तरह कर रहे हैं। तो ये आज़म स्वाति साहब ने ना इनका पीछा किया हुआ है, तब से उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाली हुई थी और अब वो रेलिवेंट हो गई है, वो लग गई है। अब उसमें आज फिर समाअत थी, उसमें उन्होंने बताया था अदालत को पिछली समाअत पर कि हमारा ना रिमांड इन्होंने रात के टाइम दिया है। तो उन्होंने कहा वाकई अगर ऐसा तो अब एफिडेविट में, आज उन्होंने एफिडेविट आज़म स्वाति की जानिब से अली बुखारी साहब ने जमा करवा दिया है। उस पर अब कल तक जवाब मांगा गया है प्रोसिक्यूशन से कि इस पर आप जवाब दें। और इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्केबल भी हैं। हाँ जी, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा पहले तो प्रोसिक्यूशन पेश नहीं हो रही थी, उस पर बरहमी बहरा हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपका दरवाज़ा आगे खटखटाया करूँ, फिर आप आगे दलाइल देंगे। उन्होंने कहा जी बस नोटिस नहीं मिला था।
तो जज के रवैये पर जी अफसोस का इज़हार, और आज ये गैर मामूली रिमार्क्स इसलिए थे कि यहाँ पर ना उनके जज एज जज उनके बिल्कुल उनको ट्रीट नहीं किया गया और शायद नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन और रज़ैब ने कहा कि असनाद की अदालत में क्या कैमरे लगे हुए हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहाँ ये मिसकंडक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है, हमने पहले भी लिखा इसको वापस भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए? लाहौर हाई कोर्ट से ये आए हुए हैं डेपुटेशन पे, उनके मातहत यहाँ पर लाहौर की जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज हैं ये। फिर उन्होंने कहा जी कि 2 जजेस ने हमारे MIT को जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम है उसको भी लिखा था कि इसको फौरी वापस भेजें। इसकी कारस्तानियाँ हमने देखी हैं साइफर के ट्रायल में। ओके, कारस्तानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कारस्तानिया इसकी हमने साइफर के ट्रायल में देखी है। दुनिया में कभी ऐसा ट्रायल नहीं होता जैसा इसने किया है। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी नहीं होगा। इसको रखा क्यों हुआ है? ये आदमी धड़ल्ले पे ये काम करता है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है और इसको यहाँ इसलिए रखा हुआ है कि ये इनके सियासी कार्रवाइयाँ डाले। अच्छा सुहेल साहब, ये तो हो गए सारे रिमार्क्स। अब ये बताएं कल तक दोबारा केस रिटर्न हुआ? एग्जैक्टली कल तक हुआ है। कल दोबारा उनसे जवाब मांगा गया प्रोसिक्यूशन से और मेरा ख्याल है कल फैसला कुन दिन है। कल जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन का फैसला कुन दिन है, जो कहते थे कि मैं ये हुमायूं दिलावर साहब ने जब आइन और कानून के ज़ाब्ते बम धमाके से उड़ाए थे ना और सज़ा दी थी एक ही दिन में इमरान खान को, और जो ठहर नहीं सकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन भी, और फेयर ट्रायल ना होने पे उनको वो सस्पेंड हुई। तो उनके बाद जब ये आए तो इन्होंने कहा जी मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर हूँ। तक्की भाई दिलेरी, तक्की दिलेरी सरे नहीं। वो हमारी तरफ एक देसी विजडम में एक पुरानी कहावत है, वो कहते थे देखी दिलेरी सरे नहीं बगारी जाना भैया। वो ये था कि कहीं वो जंग के ज़मानों में जहाँ पे नज़र आते थे सिपाहियों को ना, कोई नौजवान नज़र आ जाए गाँव में तो उसको ना रजाकार ले जाते थे, जिसे बेकार का काम वो कहते हैं ना, बगारी, उसे बगारी कहते थे कि आज बगारी या रजाकार साथ ले जाते थे, भाई सामान ले चल मोचते ताकि ये वो। तो किसी नौजवान ने देखा कि फौज गुजर रही थी, वो ना छुप गया, सरसों खेत में खिली थी उसके पीछे। अच्छा, उन्होंने देख लिया, उन्होंने उठाया, उन्होंने आ गया उठ और सामान उठा। उसने कहा तक्की भाई दिलेरी सरे नहीं बगारी जाना भैया। तो तक्की भाई दिलेरी असनाद की, अब वापस ही जाना पड़ेगा इन्हें। पता नहीं है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तौर पर रिपेट्रिएट कर सकती है अब उनको। सर जज अरशद मलिक की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जज अरशद मलिक के ऊपर जब मिसकंडक्ट बन गया था, देखिए कल ये क्या हो रहा है। पहले भी 2 जजेस ने ऑब्जर्वेशन दिया, आमिर फारूक साहब ने क्यों नहीं भेजा? ऑब्जर्वेशन की अब बात नहीं है, अब एफिडेविट किस चीज़ का है? मिसकंडक्ट का। ठीक है, तो ये इसके साथ ये अटैच करके तो इनको जहेज समेत लाहौर भेजा जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट आप इस मामले को देखिए। आलिया नीलम साहिबा ने ज़ाहिर है वहाँ पर भी कमेटी वगैरह करना है, लेकिन जब एक हाई कोर्ट ये सारी चीज़ें आपके साथ अटैच करके भेजेगी तो, लेकिन कहने की बात यह है कि अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब को क्या कर सकते हैं। बात यही है नाज़रीन के ऑर्डर तो बहुत सारे हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का मसला इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यहाँ इस्लामाबाद में एक DC साहब हैं जो तौहीन अदालत के सजा याफ्ता है। हाँ जी, ठीक है, उनकी वो सस्पेंशन हुई है, वो कायम दायम है ना, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये भी देखिए उन्हीं DC साहब को इलेक्शन कमीशन ने 3 ऑर्डर किए कि इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं। आखिर जब देखा कि वो उनको नहीं हटा सके, फिर खुद ही उनको DRO बना के ऑर्डर कर दिया, अब इसको कोई नहीं हटा सकता। वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको किधर जाते नजर आ रहे हैं? सर वो तो कहीं भी नहीं जा रहे। 26वीं तरमीम में अगर किसी का फ़ायदा हुआ तो सिर्फ उनका हुआ है कि वो और उनके मेम्बरान जब तक अगले बंदे पे इत्तेफाक नहीं होता तो याद रहेंगे। वैसे ये अजीब मंतक है। पिछली बार वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाने का जो है ना वो सिस्टम बड़ा फंस के रह गया था सर उसमें मैं और ये मौलाना लेके आए उनकी फेवर में जो बड़े एग्रीव्ड है इलेक्शन से। ये पाकिस्तान में चीज़ें वैसे समझ से बाहर है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तरमीम में नाज़रीन होता क्या है कि तरमीम आप कानून में तब करते हैं कि जब आपको लगे सुहेल साहब कि यार यहाँ पे तो कोई मसला आगे गंभीर हो जाता है, फंस जाता है, तो कोई रूल ऐसा बना देते हैं, तरमीम ऐसी कर देते हैं कि चीज़ सुलझ जाए। यहाँ पे होता क्या है, आर्टिकल 215 गालिबन जिसमें तैनाती होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अच्छा उसका तरीक़ाकार ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफ़ाक़ राय होना, नहीं होता तो मामला पार्लिमानी कमेटी को चलाया था जिसमें अपोजिशन गवर्नमेंट की मुतनासिब और कह लें कि बराबर नुमाइंदगी है। जितने पता है क्या सुने 6 बंदे अपोजिशन के, 6 बंदे गवर्नमेंट के, 12 बंदे बैठते हैं, तय करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के नामों को
वो डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है नाज़रीन, अगर पार्लिमानी कमेटी भी इत्तेफाक राय पर ना पहुँचे, यानी कि 7 और 5 का रेशो ना आए, 6 अपने अहदे पे उस पर मौक़े पे बरकरार रहें, आगे क्या होगा? आइन खामोश है। ठीक है, राजा साहब की, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बारी भी ये हुआ था, मेम्बरान की तैनाती पे भी 3 हो गए, आखिर गवर्नमेंट ने तैनात कर दिया अपने तौर पे, चैलेंज हो गया तो कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, फिर उनको वापस जाना पड़ा जो मेंबर तैनात हुए थे। वैसे ये मेंशन क्या करेंगे, ये तोहफा राजा साहब ना इमरान खान का है। इमरान खान का है? इमरान खान कहते हैं मुझे बाजवा साहब ने नाम दिया था। बस फिर कर लेना, इसलिए दोनों ने इत्तेफाक राय भी कर लिया था, वरना शहबाज शरीफ। मुझे पता है क्या लगता है, ये जो आइन में तरमीम आई है ना, कि जब तक नया नहीं आता, ये अब एक नज़ीर बन गई है कि किसी आइनी ओहदे पर मौजूद बंदा जब तक नया ना आए तो पुराना बरकरार रहेगा। ये जो है ना जी, एक आइन में गुंजाइश मौजूद है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए है, तो इतने भी काट लो, ये मतलब कभी हो सकता है ना, वो काट लो तो अलग चीज़ है। मुझे बताएं, अब गवर्नमेंट अगर ये चाहेगी मौजूदा गवर्नमेंट के राजा साहब कंटिन्यू करें, ठीक है, वो ना जाए, उनके मेंबरान भी बरकरार रहें, वो इनके ओपोजिशन के नाम पे कभी इत्तेफाक ही नहीं करेंगे। पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहाँ भी डटे रहेंगे कि नहीं जी हम नहीं मानते। बिल्कुल, वो तो कंटिन्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। ये वैसे वाहिद सहूलत जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए निकाली गई है। मैंने वही कहना, 26वीं तरमीम का फायदा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, और किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। वो आजकल बाहर किसी मुल्क में मेरा ख्याल है वो इलेक्शन देखने गए हुए थे। हाँ जी, देखने ही गए थे ना, और दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे साथ साथ, यार तुसी इंज लाउंड आए हो। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह कल मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।